नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बताते हैं कि आज क्या खास लेकर आए हैं अपने शो में हम आपके लिए। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और सभी की निगाहें इस पर है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कल क्या करने वाले हैं। क्या वो रेट बढ़ाएंगे या उनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे? स्टांस कैसा होगा आने वाले दिनों में आरबीआई का, इस सब पर नजर रहेगी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे शो में आगे। साथ ही आज बाजार ने अच्छी खासी तेजी देखी, क्या वजह रही उसकी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा कल के दिन जब आप ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे तो कौन कौन से अहम ट्रिगर हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग कल की सबसे बड़ी खबर के साथ ही। रिजर्व बैंक कल क्रेडिट पॉलिसी पेश करने वाला है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जिनसे हमने बात की उनका मानना है कि शायद कल पॉलिसी दरों में कोई बदलाव ना हो। हालांकि हम सभी की नजरें कल रिजर्व बैंक की कमेंट्री पर रहेंगी। ईटी नाउ स्वदेश पर हमने एक खास पोल करवाया है, उसमें से क्या निकल कर आया ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर मिश्र। अंकुर, क्या उम्मीद कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट कल की पॉलिसी से? एमपीसी किस तरीके की पॉलिसी अनाउंस करेगा इस बार, उस पर नजर है। लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बार की आरबीआई की पॉलिसी से। सबसे जो पहला सवाल है वो हमने पूछा कि रेपो रेट में क्या कोई बदलाव होगा, तो सभी रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार का जो रेपो रेट है वो शायद 4% पर एज इट इज रखा जा सकता है। हमारा दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, जिस पर काफी प्रतिक्रिया आई थी कि किस तरीके से आरबीआई ये टूल यूज कर रहा है। यहां पर रिस्पोंडेंट्स ने 20% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि शायद कोई बढ़त हो सकती है इस बार रिवर्स रेपो रेट में, और जो रास्ता है 3.75% तक ले जाने का वो शायद शुरू हो सकता है वापस से। जो हमने तीसरा सवाल पूछा वो स्टांस को लेकर था कि किस तरीके का स्टांस रहेगा आरबीआई का, तो 100% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस है वो आरबीआई का कंटिन्यू रह सकता है। आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने पहले भी क्लियर किया था कि जब तक जरूरत हो एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो इस बार की पॉलिसी से आखिर क्या उम्मीदें हैं? जो पहली उम्मीद वो यही है कि 9वीं बार लगातार किसी भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ एकोमोडेटिव स्टांस भी इस बार कायम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो जीडीपी का अनुमान है वो 9.5% पर ही रखने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ सामान्य स्थिति के लिए भी तैयारी हो सकती है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स होता है, उस पर शायद कोई कमेंट्री आ सकती है आरबीआई की। जो फैक्टर्स टू वॉच इसके अलावा हैं वो हैं कि जो लेटेस्ट थ्रेट आया है ओमाइक्रॉन को लेकर, उस पर आरबीआई गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके का कॉशन देते हैं वो अपनी कमेंट्री में, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर क्या कमेंट्री है, इस पर भी नजर रहेगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 4.5% का सीपीआई आया था, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी सी। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई की क्या तैयारी है। VRRR पर आरबीआई ने पहले भी अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे के कदम क्या होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर काफी डिबेट रही थी। आरबीआई ने अपना रुख जरूर पहले ही जाहिर कर दिया था, लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस पर आरबीआई की क्या प्रोग्रेस है ये इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑन रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ, उस पर भी नजर रहेगी कि क्या महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होंगे वहां पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का इकोनॉमी को लेकर क्या रुख रहा है। पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, ग्लोबल सेंट्रल बैंकों का अब तक किस तरह का रुख रहा है, किस तरह उन्होंने रेट्स को रिवाइज किया है? सेंट्रल बैंकों ने सरप्राइज किया है और उसी को देखकर एक कहीं ना कहीं संकेत ये भी मिल रहे हैं कि जिस तरह से भारत की इकोनॉमी में भी सुधार हुआ है। अभी हाल फिलहाल में हम जब हमने जीडीपी की ग्रोथ देखे और महंगाई के आंकड़े देखे, एक रिकवरी पाथ पर है इंडियन इकोनॉमी, तो उसको देखते हुए क्या आरबीआई भी सरप्राइज कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्विकली हम आपको बता दें कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने क्या किया है। यूएस फेड ने नवंबर से एसेट खरीदारी जो थी वो 120 अरब डॉलर से घटाकर अब 15 अरब डॉलर हो गई है। ईसीबी ने अपने पॉलिसी में क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के मुकाबले जो चौथी तिमाही में बॉन्ड खरीदारी थी उसमें कमी की है। बैंक ऑफ कनाडा के बारे में भी अगर आपको बताएं तो इस बार 2 अरब डॉलर की साप्ताहिक बॉन्ड खरीदारी को खत्म कर दिया है। सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें सख्ती हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका भाव भी बढ़ सकता है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यील्ड कर्व कंट्रोल की पॉलिसी को खत्म करने का फैसला ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक की तरफ से लिया गया है। अब आते हैं ब्राजील पर। मार्च से अब तक दरों में 6 बार बढ़ोतरी की है और 2021 में अब तक बात करें तो दरें अब 5.75% तक का उछाल वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ब्राजील में लगातार बढ़त हो रही है। रूस में भी लगातार हमने देखा कि छठी बार बढ़ोतरी हुई और 2021 में अब तक दरों में 3.25% का उछाल रूस में देखने को मिल चुका है। हंगरी में 2021 में 5वीं बार दरों में बढ़ोतरी हुई है। चेक रिपब्लिक में भी दरों में बढ़ोतरी की गई है लगातार चौथी बार। ऐसा ही कुछ चिली में भी देखने को मिला। ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी हुई। पोलैंड में भी नवंबर समेत दरों में लगातार हम देख रहे हैं बढ़त देखने को मिली। तो काफी सारे सेंट्रल बैंक लगातार दरों में अपने बढ़ोतरी कर रहे हैं। टर्की की अगर बात करें तो वहां पर ब्याज दरों में लगातार दूसरी बार कटौती देखने को मिली है। तो करीब 10-11 सेंट्रल बैंक के हमने आपको आउटकम बताए हैं। ज्यादातर जगह पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस लिहाज से जिस तरह की रिकवरी चल रही है इंडियन इकोनॉमी में, हो सकता है कि आरबीआई इस फ्रंट पर कुछ सरप्राइज दे। और कल ईटी नाउ स्वदेश पर क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी खास कवरेज आप देख सकते हैं। सुबह 9:45 बजे से हमारा पूरा पैनल हमारे साथ होगा। पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे हम आपके लिए और ये भी चर्चा करेंगे कि इसका बाजारों के लिए क्या मतलब निकलता है। कल सुबह 9:45 बजे से ईटी नाउ स्वदेश पर। और आज हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष महेश्वरी और भाविन मेहता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। आशीष, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जैसे अभी पूजा बता रही थी कि करीब 10 या 11 ग्लोबल सेंट्रल बैंक ऐसे हैं जिन्होंने तो रेट्स बढ़ाए हैं पिछले कुछ समय में। हालांकि हमारे यहाँ जो सर्वे किया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद कल रेट में कोई इंक्रीज न हो। मेरा सवाल ये है कि दो सिनेरियो में अगर कुछ भी बदलता नहीं है तब मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई सरप्राइज आरबीआई की तरफ से आया तो क्या उम्मीद करनी चाहिए कल के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि कोई ऐसा सरप्राइज आने की मुझे अभी उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन का नया थ्रेट आया है तो अभी दोबारा से जैसे सरकार कॉशियस हो गई है ऐसे सेंट्रल बैंक भी कॉशियस हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसा रेट हाइक आएगा। और जो 4% का रिकॉर्ड लो रेट पे रिपो इतने समय से चल रहा है तो एटलीस्ट एक क्वार्टर और मेंटेन रहेगा। दूसरी बात यह कि अभी भी कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को लेकर फियर इंडिया में नहीं आया कि इन्फ्लेशन 6% हो गया और 7% हो गया और तब आपको ऐसे कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा मानना है अभी भी इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है और अभी विंटर सीजन शुरू हो गया है तो ऑलरेडी जो वेजिटेबल के प्राइसेस पिछली बार बढ़ गए थे वो ऑलरेडी कंट्रोल में आने शुरू हो गए। तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि कोई सरप्राइज नहीं होगा और मार्केट ने भी उसको फैक्टर इन कर रखा है। ओके, मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा है। शायद इसीलिए हम देख रहे थे कि आज अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली। आपको एक अपडेट दे दें बाजार में आज के दिन क्या हुआ। ओमिक्रॉन के कम घातक होने के संकेत से हमने देखा कि आज बाजार में शानदार तेजी थी। निफ्टी 264 अंकों की मजबूती के साथ 17,175 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में हमने 886 अंकों का उछाल देखा। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। भाविन, आपको क्या लगता है? 17,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था आखिरी एक घंटे में बाजार, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद उसके ऊपर बंद हो, लेकिन ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव दिखा। जिस लेवल पर अभी निफ्टी खड़ा है, आप नई लॉन्ग पोजीशंस लेने में कंफर्टेबल होंगे यहां से? डेफिनेटली अगर हम लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो निफ्टी 16,800 से 17,000 के रेंज में जब भी आया है तो वहां पे एक डिमांड जोन दिख रहा है और प्रीवियसली 16,800 17,000 एक रेजिस्टेंस रहा था। तो ओवरऑल व्यू है कि यहाँ से लोअर एंड पे जब तक 16,800 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक व्यू पॉजिटिव साइड पे रहेगा। अपसाइड पे अगेन जो अपना लास्ट टाइम भी जो बात हुआ था विद रिस्पेक्ट की 17,400 17,500 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मार्केट ने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया था वो लेवल तक जाने के लिए, बट वहां पे अच्छा खासा सप्लाई की वजह से वी हैव मूव्ड बैक। तो यहाँ से ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा। 16,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,200 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो डेफिनेटली एक बार वापस से 17,500 तक एक्सपेक्टेशन रहेंगे।
17,200 के अगर ऊपर जाता है तो 17,500 के ऊपर की एक्सपेक्टेशन रहेगी। हमने कई और मार्केट एक्सपर्ट्स से भी बात की। डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के इक्विटी हेड विनीत सामरे का कहना है कि बाजार में करेक्शन पर खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। I would sort of, say one thing. I think for the long-term investors, down markets are better than up markets. And I think, we've seen a linear rally the last 1.5 years. We've not seen really any downdraft. And, 5-10%, 15%, I think is something in that overall scheme of things is pretty okay, considering the fact that even after we've, shaved off about 8-9%, if we look at the valuations, they are pretty well justified. Our valuations are still about 1.5 standard deviation over the average. I'm not trying to justify the correction, but I think this is good in the long term picture where we all want to participate in the companies at reasonable price points. Last 1 year was difficult doing that, and hence this correction should be okay from that perspective. एक और एक्सपर्ट से हमने बात की जिनका बिल्कुल कॉन्ट्रा नजरिया है बाजार में। आने वाले दिनों में यहां पर गिरावट जारी रहेगी। इन स्तरों से निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी जा सकती है। ये कहना है सना सिक्योरिटीज के फाउंडर और सीईओ रजत शर्मा का। बाजार की आम राय से अलग रजत का कहना है कि फिलहाल बैंकों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट काफी नीचे जा सकता है। मुझे 1000-1500 से ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है अनदर 5-6 मंथ्स में, जब तक अगर आप फेडरल बैंक की बैलेंस शीट देखें और जिस तरह मार्केट ग्लोबली ऊपर गई है वो देखें तो एकदम इन लाइन है। तो जैसे जैसे फेडरल बैंक एंड अभी अजय कह रहे थे कि बाकी कंट्रीज ने भी अपने रेट बढ़ाए हैं और कुछ लिक्विडिटी सक आउट की है, बट सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका कब उसको धीरे करता। अभी तो अमेरिका ने अपनी बॉन्ड परचेज को भी बंद नहीं किया। एंड अमेरिका, डोंट फॉरगेट, यूनाइटेड स्टेट्स 56% मार्केट कैपिटलाइजेशन कंट्रोल करता है ग्लोबल इक्विटी मार्केट का। तो ऑफ द ग्लोबल इक्विटी मार्केट 56% इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो कब वो रेट कम करते हैं और कब वो लिक्विडिटी सक आउट करते हैं उस पर काफी डिपेंड करेगा। बिल्कुल भाविन, आपको ये बता दें कि हमने जब रजत से बात की आज तो उन्होंने स्पेशली कॉन्ट्रा व्यू पूरी तरह से बाजार पर ले रखा है। वो बता रहे हैं कि बैंक्स, जिसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि खरीदारी शायद अब करनी चाहिए, वो पूरी तरह से दूर रहना चाहते हैं बैंक से। भाविन, आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या व्यू है बैंक्स पे फिलहाल, और जो भी व्यू है उसमें कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक आपको पसंद आता है? तो अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये लेवल पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक लेवल है 35,700 का लोअर साइड पे। वहां पे ऑलमोस्ट लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग ने देखा था कि एक बार इंडेक्स सपोर्ट ले रहा था। एंड 35,700 के नीचे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो थियोरेटिकली बुकिश टेक्निकल्स के हिसाब से ये बाइंग जोन एक बन जाता है। तो 35,700 टू 36,000 में अभी भी बाय का रेंज है। जब तक वो नहीं ब्रेक करता है, एक बार इसके अंदर डेफिनेटली बने रहे या लॉन्ग जो पोजीशन है, बिकॉज ऑलरेडी बैंक निफ्टी अगर आप लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो 15% तक का गिरावट आ चुका है। तो यहाँ पे ये लेवल के स्टॉप लॉस से आप ऊपर में 37,400 के आसपास आपका 20 डे ये में है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर है। तो ये लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर एक फ्रेश पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। बट जब तक ये लेवल या ये रेंज ब्रेकडाउन नहीं देता है, ये कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली जिस हिसाब से करेक्शन दिया है। नाउ अगर बात करें कि कौन सा अंडरलाइंग या बैंक निफ्टी का कौन सा स्टॉक यहाँ पे आप अगर तेजी करना है तो उस हिसाब से देख सकते हैं या मंदी पे देख सकते हैं। तो एक है आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। तो लोअर लेवल पे यहाँ पे हमने हमेशा खरीदारी देखी है। तो 720, 710 का एक अच्छा सपोर्ट भी बन रहा है। तो ये लेवल पे डेफिनेटली एक बार लॉन्ग कर सकते हैं और 740, 745 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट देता है तो पॉजिटिव मूव बन सकता है। और नेगेटिव साइड पे अभी भी एक्सिस बैंक का जो पूरा सेटअप देखोगे टेक्निकली या डेरिवेटिव्स के हिसाब से, तो यहाँ पे काफी शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है। एक कॉन्ट्रा पुलबैक रैली टाइप हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग इसमें आ सकता है। बट हायर लेवल पे वापस से एक बार शॉर्ट करने के लिए देख सकते हो अराउंड लेवल ऑफ 710, 720।
ओके, तो बाय करने का मूड है तो आईसीआईसीआई बैंक, और अगर शॉर्ट करने का मूड है तो एक्सिस बैंक। ये दो प्लेज हैं बैंकिंग स्पेस से जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। एक खबर पर फोकस करते हैं, वो है जीएचसीएल से जुड़ी, जो होम टेक्सटाइल कारोबार इंडोकाउंट को बेचेगी। इंडोकाउंट के साथ ये डील 540 करोड़ रुपए में पूरी होगी। यूएसए की सब्सिडरी एसेट खरीदेगी और जीएचएफ को 37 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जानकारी के लिए हमारे साथ विनी मोतीवाला जुड़ रही हैं। विनी, बताइए। तो जीएचसीएल अपने टेक्सटाइल बिजनेस को इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज को बेच रहा है और ये कंफर्मेशन हमें कल शाम को मिल गई थी। ओवरऑल जो कंसिडरेशन देखते हैं तो जीएचसीएल के टेक्सटाइल बिजनेस के लिए अराउंड 539 करोड़ है और एडिशनली इंडोकाउंट ग्लोबल इंक यूएसए जो है वो है 37 करोड़ पे करेगा ग्रेस होम फाइनेंस के लिए, जो है होली ओन सब्सिडरी ऑफ जीएचसीएल। उसके वो बिजनेस मेनली है जो कैरी आउट करता है सेल्स ऑफ होम टेक्सटाइल बिजनेस इन यूएस जीएचसीएल के लिए, तो वो भी एक्विजिशन हो रहा है 37 करोड़ के लिए। सो 539 करोड़ प्लस 37 करोड़ की ओवरऑल कंसिडरेशन है जो इंडोकाउंट और उसकी सब्सिडरीज पे करेंगे जीएचसीएल और उसकी सब्सिडरीज के लिए। ओवरऑल सिनर्जीज काफ़ी सारी है इंडोकाउंट के लिए। देखते हैं तो इंडोकाउंट अब बन जाएगा लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल बेडिंग कंपनी ग्लोबली और उनकी जो 50% कैपेसिटी एडिशन आ रही है जीएचसीएल की वजह से, वो ओवरऑल अब टोटल एडिशनल कैपेसिटी जो बन जाएगी वो है 153 मिलियन मीटर्स। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे क्लाइंट बेस भी मिलेंगे उनको, न्यू एवेन्यूज़ मिलेंगे कस्टमर बेस के लिए और उनकी मार्केट शेयर जो है ग्लोबली वो भी बढ़ सकती है इसकी वजह से। नाउ देखा जाए अभी तो इंडोकाउंट की मार्केट शेयर जो है, अगर 75% रेवेन्यू अभी आ रहा है उनको यूएस बिजनेस से और वो कमांड कर रहे हैं अराउंड 20% मार्केट शेयर बेडशीट्स में, तो वो श्योरली एड होगी क्योंकि जीएचसीएल का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है यूएस मार्केट में भी जीएचसीएल के बिजनेस को। उसके अलावा जीएचसीएल का बिजनेस है कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी, तो वहाँ पे भी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट शेयर इंप्रूव भी होगी। और जो प्रेस रिलीज में हाईलाइट किया है कि पोटेंशियल एडिशन जो होगी इंडोकाउंट के लिए वो है अराउंड 1300 करोड़ टू 1500 करोड़ पर एनम उसके टॉप लाइन को, तो काफ़ी ग्रोथ होगी टॉप लाइन ग्रोथ में भी। तो ये सब प्रेजेंस हम लोग देखेंगे, ये सब सिनर्जीज है जो इंडोकाउंट को श्योरली बेनिफिट होगी और जीएचसीएल को भी वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी। उन्होंने पहले अपनी डीमर्ज कर लिया था अपना टेक्सटाइल बिजनेस, तो वैल्यू अनलॉकिंग बेनिफिट जीएचसीएल को भी होगी। सो देखते हैं कि ये दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं आगे जाके और ये सिनर्जीज दोनों कंपनी के लिए कैसे पैन आउट होती है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर हमने कंपनी के एमडी आरएस जालान से भी बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, जैसा आपको पता होगा कि हमने पहले आज से करीब 1.5 साल पहले डिसाइड किया था कि हम दोनों बिजनेस को, जो हमारा केमिकल का बिजनेस है और हमारा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, इन दोनों को डीमर्ज कर करके हम दोनों अलग अलग कंपनियां बनाएंगे। टेक्सटाइल को जब हमने बिजनेस को जब हमने सेपरेट करने की बात करी थी, उसके बाद यह अपॉर्चुनिटी हमको मिली जिसमें कि मैं अगर मैं बताऊं तो मेरा जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है उसमें जो स्पिनिंग का बिजनेस है वो पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छा उसने हमको रिटर्न दिया है। और अगर मैं पिछले 3.5 साल की अगर बात करूं तो 3.5 साल में उसमें हमको करीब करीब 108 करोड़ रुपए का इबिटा एवरेज पर ईयर हमको मिला है। जबकि जो होम टेक्सटाइल का बिजनेस है उस बिजनेस में का जो इबिटा एवरेज रहा वो 22 करोड़ रुपए का मात्र रहा। तो 22 करोड़ रुपए के इबिटा के ऊपर जो रिसोर्सेस हमारे लगे हुए थे, जैसे आपने बताया, टोटल डील जो है वो 600 करोड़ रुपए की है, रफली 596 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इसके 22 करोड़ रुपए के सामने में 596 का जो फिगर हमको मिला है, दैट इज अ वेरी गुड डील। एंड दूसरा, मैं अगर ये बोलूं तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं रहा पिछले 10-12 सालों में। और जैसे मैंने फिगर दिया आपको कि 3.5 सालों में 22 करोड़ रुपए का एवरेज इबिटा रहा। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, हमको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिली जिस इन्वेस्टमेंट करने की और राइट प्राइस मिली। और हम अपना फोकस जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है केमिकल एंड स्पिनिंग, जिसमें हम दोनों में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं दोनों में, हम उसमें अपनी मैनेजमेंट टाइम और अपनी रिसोर्सेज को वहां लगाएं। बिल्कुल। आशीष, आपने कैसे रीड किया इस डील को? जालान साहब का तो कहना है कि उनको डील बहुत अच्छी मिली है, रेट बहुत अच्छा मिला है और अब उनका फोकस केमिकल बिजनेस पर अपना होगा। आपने कैसे इस डील को रीड किया और अब इस स्टॉक पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हुई है ये डील, क्योंकि जीएचसीएल के लिए अभी जो हैवी केमिकल जिस फील्ड में है वो कॉस्टिक सोडा और एल्कलाइन बिजनेस में, वहां पे बहुत ग्रोथ है।
और स्पिनिंग में भी वो मुनाफा कर रहे हैं। और होम टेक्सटाइल एक बड़ा निश बिजनेस है जो आप हर कोई इस कंपनी को नहीं, बिजनेस को नहीं क्या कर सकता। और इंडो काउंट के लिए बिल्कुल यूएसपी है कि उनको ऑलरेडी उनके यूएस में अच्छा प्रेजेंस है, बट इतना बड़ा जो जीएचसीएल का जो होम फर्निशिंग का बिजनेस है उन्हें रेडीमेड मिल गया, तो उन्हें स्केल अप करने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उनका टर्नओवर में अच्छा खासा ग्रोथ होगा, प्लस जो मार्जिन का प्रॉब्लम जीएचसीएल फेस कर रहा था वो इंडो काउंट के आने के बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे लगता है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और मैं ज्यादा इंडो काउंट को देखना चाहूंगा। मेरा मानना है उनके लिए डील काफी पॉजिटिव है, और बिल्कुल वो टर्न अराउंड इस बिजनेस को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो इंडो काउंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस डील के बाद। हालांकि विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए ही। आशीष, मैं आपसे सवाल अगला पूछना चाहता हूं जो इस पूरे हफ्ते से जुड़ा हुआ है, और वो है जो जितने आईपीओज आ रहे हैं। आज से एक आईपीओ खुला रेट गेन का, लगा इनके बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि एक व्यू हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि इनमें से कौन से आईपीओ पर आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, कहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए, कहाँ लॉन्ग रन के लिए। अगर आप अपने पिक्स बता सकें ये जो 4 आईपीओ आ रहे हैं उनमें से। पिक मेरा रहेगा सी इन्फो, वो है मैपमाई इंडिया, क्योंकि बिल्कुल निश कंपनी है। नेवी जीआईएस सॉफ्टवेयर में 26 साल से ऑपरेट करती है, और इंडिया की ऑलमोस्ट 99% रोड्स को उन्होंने मैप किया हुआ है। तो कोई भी एनबीएफसी हो या एफएमसीजी कंपनी हो, पेट्रोल पंप हो, एटीएम हो, ये सारे उनके बिना नहीं चल सकते। आप रेवेन्यू पे भी नजर डालें तो लास्ट ईयर में 192 करोड़ की सेल पे 59 करोड़ का उनका मुनाफा रहा था। तो बहुत निश कंपनी है, बहुत अच्छे मार्जिन है, और यदि आप मेरे से पूछे तो नंबर 1 बेट ये रहेगा। इसके अलावा इसमें एक और बेनिफिट है कि ये ड्रोन टेक में भी काफी आगे है। तो जैसा हमने देखा कि ईवी के बिजनेस का वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है, डिफेंस का अच्छा मिल रहा है, ये ड्रोन के क्षेत्र में काम करने वाली एक बिल्कुल यूनिक कंपनी रहेगी। तो सबसे पहला बैट मेरा ये रहेगा। दूसरा मेरा बैट रहेगा मेट्रो ब्रांड्स। मेरा मानना है जो वैल्यूएशन बाटा के है उसके साथ में यदि कंपेयर किया जाए तो अभी भी इन्वेस्टर के लिए टेबल पे अच्छा रिटर्न छोड़ा जा रहा है। उनके जो प्रेजेंस है रिटेल में 600 उनके खुद के जो स्टोर्स हैं, और इतने खराब समय में जब कोविड के टाइम चीजें इतना बंद थी उसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में रही, और मार्की इन्वेस्टर नेम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है मेट्रो ब्रांड्स पिक नंबर 2 रहना चाहिए। ओके, मैपमाई इंडिया पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि बेटर कंपनी दिखाई दे रही है, वो पिक नंबर 1 होगी। यहाँ पर जो 4 आईपीओज आ रहे हैं इस पूरे हफ्ते में, उसमें अगर आप बेट करना चाहते हैं, ये तय करना चाह रहे हैं कि इन चारों में से किसको चुनें, तो मैपमाई इंडिया यहाँ पर आशीष की टॉप बेट होगी। उसके बाद अगला नंबर आता है मेट्रो ब्रांड्स का। शू बिजनेस कारोबार में ये कंपनी है, तो उसका भी उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। चारों में से ये 2 बेस्ट आइडियाज़। चलिए, इस समय आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं और वक्त हो गया है हमारे शो में ये जानने का कि हमारे जो मेहमान हैं वो कौन से आइडियाज़ लेकर आ गए हैं आज। जानते हैं आज के वीआईपी शेयर्स कौन से हैं। भाविन, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से आइडियाज़ आप लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए। सो फर्स्ट ट्रेड आइडिया रहेगा इंफोसिस का। एज यू नो कि स्टॉक काफी टाइम से ये रेंज में घूम रहा है बिटवीन लेवल ऑफ 1700 टू 1800। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग्स में स्टॉक ने बिहेव किया है तो 1700 का एक लेवल है जहां पे काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे 1670 का स्टॉप लॉस रख के 1800 का टारगेट मान के चल सकते हैं। इसके ऊपर लॉन्ग रहने का व्यू रहेगा। सेकंड स्टॉक अगर बात करेंगे तो आईटीसी का है। आज इसमें काफी अच्छा कॉल बाइंग दिख रहा था अराउंड लेवल ऑफ 220 स्ट्राइक प्राइस। एट द सेम टाइम इसमें काफी अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है अराउंड लेवल ऑफ 215 टू 220 रेंज। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक 217 का स्टॉप लॉस रख के 230 के टारगेट के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। इवन कॉल स्प्रेड के हिसाब से ये स्टॉक को देख सकते हैं। तो ये 2 पर्टिकुलर आइडियाज है जहां पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में बेहतर ट्रेड के आइडियाज़। आईटीसी यहाँ पर टारगेट है 230 का, और उसके अलावा इन्फोसिस जहाँ टारगेट बनता है 1800 का। दोनों ही बाय कॉल्स। आशीष, आप क्या आइडियाज़ लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए।
जी, दो स्टॉक मैंने जो आइडेंटिफाई किए हैं, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, एक-एक करके बताता हूँ। मैं सबसे पहला पिक रहेगा लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक। मेरा मानना है कि जो उनका अभी जो डिजिटल फ़ोकस बैंक हो गया है और 90% ऑलमोस्ट उनके जो कस्टमर्स हैं यदि डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं और जो उनका एक मार्केट प्लेस डिजिटल बनाने का आगे एक प्लान है, तो दूसरे बैंक्स के कंपैरिज़न में वो काफ़ी आगे चल रहे हैं डिजिटली। दूसरा जो एनपीए का रेट भी उनका 1% से कम नेट एनपीए का आया है, तो वो भी काफ़ी पॉज़िटिव है। और इस गिरावट में चूँकि आपने 50 रुपए हाई से ₹100 अभी भी बैंक नीचे मिल रहा है, मेरा मानना है कि बिल्कुल इस बैंक को एक्यूमुलेट करना चाहिए और ₹800 के ऊपर इसका टारगेट अगले 3 महीने का रहेगा। दूसरा स्टॉक है रियल एस्टेट की क्षेत्र की कंपनी आर्यन सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड। ये नवी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है और 15 से ज़्यादा उनके प्रोजेक्ट्स नवी मुंबई में चल रहे हैं। और यदि उनका परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो पिछले साल में 15 करोड़ का मुनाफा था, जबकि फिर इन 6 महीनों में 19 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरा मानना है 41 करोड़ का प्रॉफिट उनका इस साल में रहेगा। और नवी मुंबई के वो नंबर 1 प्लेयर है, 75% शेयर करीब प्रमोटर ओन करते हैं, तो फ्लोटिंग स्टॉक भी कम है। और ट्रिगर ये है कि कंपनी आगे जाके बाजार से क्यूआईपी या दूसरे रूट के थ्रू फंड भी रेज करने वाली है, तो इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। मेरा टारगेट ₹250 का अगले 3 महीने। ओके, तो अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स यहाँ पर 2 से 3 महीने का टारगेट ₹250 का। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक हमारे आज दोनों ही मेहमानों को पसंद आता है, तो आशीष लेकर आए हैं यहाँ पर ₹800 के टारगेट के साथ 3 महीने तक का व्यू रखेंगे तो बेटर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और भाविन आज शो में शामिल होकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए